हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। नाउ लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6 ऑफ एससीएमपी। चैप्टर 6 का नाम है प्राइसिंग डिसीजन। हम ये चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करें उससे पहले ये चैप्टर का इंडेक्स देख लेते हैं। तो ये चैप्टर में हम देखने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। हम किसी भी बिजनेस में हमारा मेन एम होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें। और प्रॉफिट किससे अर्न कर पाएंगे? प्रॉफिट हम सेलिंग प्राइस से अर्न कर पाएंगे। जब भी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तभी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और रेवेन्यू किस पे डिपेंडेंट है? रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट। हेंस हमें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करना चाहिए वो हम ये चैप्टर में देखेंगे। और प्राइस सेट करने के बाद हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कौन से बेसिस पे हमें प्राइस सेट करना चाहिए, वो हमें ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल बताएगा। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद विल सी प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी बनाने के लिए कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। देन विल सी प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। आपने मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में आईपीसीसी में भी पढ़ा है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है आईपीसीसी में उसमें भी पढ़ा है, बट यहाँ पे हम वापस देखेंगे और वो सारे स्ट्रक्चर्स में कैसे प्राइसिंग करते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस करना हो तो कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम प्राइसिंग करते हैं वो हम देखेंगे। देन विल सी अ स्मॉल टॉपिक विच इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसके बाद हम प्राइसिंग मेथड्स देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस करना हो तो कौन से मेथड्स से हम प्राइस कर सकते हैं। तो उसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कैसे प्राइस करें वो देखेंगे और न्यू प्रोडक्ट्स को कैसे प्राइस करेंगे वो भी देखेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का प्राइसिंग करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, दूसरा है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड और तीसरा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड। तो ये तीनों मेथड्स हम देखेंगे। और नए प्रोडक्ट को अगर प्राइसिंग करना हो तो देयर आर 2 अप्रोचेस या फिर 2 मेथड्स। वन इज स्किमिंग प्राइसिंग मेथड और दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड। तो ये मेथड्स भी क्या है वो हम इन डेप्थ ये चैप्टर में देखने वाले हैं। उसके बाद 4 छोटे छोटे टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने जो 4 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस देखे थे, इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज, तो ये चारों स्टेजेस में एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए वो हम देखेंगे। उसके बाद प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसीज हम देखेंगे कि प्राइस में कौन से एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। देन विल सी अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्राइसिंग डिसीजन। किसी भी डिसीजन लेना हो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस का तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे। और लास्ट में ये प्राइसिंग करते वक्त क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं या फिर किसी सर्विस का प्राइस करने में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं वो हम ये लास्ट टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ओवरऑल मेन्यू कार्ड ऑफ द चैप्टर ये था। चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 6 विच इज प्राइसिंग डिसीजन। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो बिजनेस में उसका एक सबसे प्रायर एम होता है कि उसे भाई प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे करे ताकि वो प्रॉफिट मैक्सिमम कमा सके वो हम ये मॉडल में देखने वाले हैं। नाउ लॉजिकली मुझे आप सोच के बताओ कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या सेट होना चाहिए या फिर हमें किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वी मस्ट सी कि हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का वो प्राइस में से रिकवर हो जाना चाहिए। करेक्ट, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम 10 रुपए में बेच रहे हैं तो वी मस्ट सी कि हमारा कॉस्ट उससे कम हो। दिस इज बेसिक लॉजिक, कॉमन सेंस। अभी ऐसा कौन सा प्राइस लेवल है जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा? ऐसा कौन सा प्राइस लेवल है जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा? तो ऐसा कौन सा प्राइस लेवल है? ऐसा एक ही प्राइस लेवल है जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। दैट इज वेयर आवर कॉस्ट इज इक्वल टू आवर रेवेन्यू। सर ये आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, इन डिटेल समझाओ। तो इन डिटेल समझते समझो। आप कौन से ऐसे सिचुएशन है जब भी प्रॉफिट अर्न करोगे तो वेनेवर योर एडिशनल रेवेन्यू या फिर एडिशनल रेवेन्यू को हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। जहां तक आपका एडिशनल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर एडिशनल और मार्जिनल कॉस्ट, whenever up till when your additional revenue from the product or marginal revenue from the product is greater than your additional cost, तब तक आप प्रॉफिट कमाओगे।
तब तक आप प्रॉफिट कमाओगे। द लेवल वेल यू विल अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट इज वेर योर एडिशनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल। सर एग्जांपल देके समझाओ। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा मार्जिनल कॉस्ट है 50 रुपीज, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 50 रुपीज लगता है। तो जब तक आप प्रोडक्ट 50 रुपीज से ज्यादा बेचते हो, समझो आपने एक यूनिट बेचा 100 रुपीज में, तो 100 इज मोर देन 50, हेंस यू विल अर्न प्रॉफिट। आपने दूसरा यूनिट, अभी ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हो तो कम प्राइस में बेचना पड़ेगा, तो 2 यूनिट्स आपने 90 में बेचे, तो टोटल कितना हुआ 180 रुपीज हुआ 2 यूनिट्स का, और आपका कॉस्ट कितना हुआ 50 प्लस 50 100, तो 180 रुपीज में 2 यूनिट्स बेचे, तो एवरेज प्राइस विल बी 90 पर यूनिट, 90 इज ग्रेटर देन 50, हेंस यू विल अर्न प्रॉफिट। तीसरा यूनिट भी बेचो तो आपको पता चलेगा उसमें भी प्रॉफिट आ रहा है, चौथा बेचो तो उसमें प्रॉफिट आएगा, पांचवा बेचो तो उसमें प्रॉफिट आएगा। एक ऐसा लेवल आएगा जहां प्राइस कम करते 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 ऐसे लेवल पे आ जाओगे जहां पे आपका एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इक्वल, और ऐसे लेवल पे आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। जो लेवल पे आपका ये जो एडिशनल रेवेन्यू है इट इज लेस देन योर एडिशनल कॉस्ट, आपका जो एडिशनल रेवेन्यू है इज लेस देन योर एडिशनल कॉस्ट, ऐसे सिचुएशंस में आप प्रॉफिट करना बंद कर दोगे और आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। यहां पे हमें क्वेश्चन दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 60 रुपीज, प्रोडक्ट हमारा 60 रुपीज में बिक रहा है। एट दिस प्राइस डिमांड इज 0, यानी अगर हम प्रोडक्ट मार्केट में 60 रुपीज में बेचते हैं तो हमारा डिमांड 0 है, यानी 60 इज द हाईएस्ट प्राइस वेर यू कैन नॉट सेल एनी प्रोडक्ट। तो इसे हम डिनोट करते हैं ए, इसे अभी के लिए डिनोट करो ए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज 30 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30 रुपीज, यानी एक प्रोडक्ट बनाने का हमारा खर्चा होता है 30 रुपीज। फिर हमें क्या दिया है, फॉर एवरी डिक्रीज इन द सेलिंग प्राइस बाय 10 रुपीज डिमांड विल इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, यानी अगर आप सेलिंग प्राइस 10 रुपए से कम करते हो तो आपका डिमांड 2 यूनिट से बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेलिंग प्राइस 5 रुपए से कम करते हो तो आपका 1 यूनिट का सेलिंग होगा, यानी अगर आपको फर्स्ट यूनिट बेचना हो तो आपको सेलिंग प्राइस 5 रुपए से कम करना पड़ेगा। दैट इज एट 55 रुपीज यू विल बी एबल टू सेल फर्स्ट यूनिट। इफ यू रिड्यूस योर प्राइस टू 50 यू विल बी एबल टू सेल 2 यूनिट्स। इफ यू रिड्यूस योर प्राइस टू 45 you will be able to sell 3 units. If you reduce your price to 40 you will be able to sell 4 units. तो यहां पे हमने ये जो कैलकुलेट किया 5 रुपए पर यूनिट डिक्रीज करो तो एक यूनिट ज्यादा सेल होगा। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। हमारा डिमांड कब बढ़ेगा, जब हम प्राइस कितना कम करेंगे। दिस इज डिनोटेड बाय बी, दिस इज डिनोटेड बाय बी। बी क्या है, बी इज नथिंग बट प्राइस चेंज per unit so that our units will be sold. Price change per unit, price change per unit is nothing but B. तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, B का जो फॉर्मूला है that is change in price upon change in quantity. B का जो फॉर्मूला है, स्लोप का जो फॉर्मूला है that is change in price upon change in quantity. हमारे क्वेश्चन में change in price कितना था कि 10 रुपए से अगर आप सेलिंग प्राइस कम करते हो hence 10 is the change in price, तो आपका जो डिमांड है वो 2 यूनिट से इंक्रीज होगा, हेंस दैट इज चेंज इन क्वांटिटी। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच कम्स टू 5। तो अगर हम सेलिंग प्राइस 5 रुपीज से कम करते हैं तो हमारा जो सेल्स है वो 1 यूनिट से इंक्रीज होगा। दिस इज नथिंग बट बी, ठीक है। तो हमने ए कैलकुलेट किया, ए क्या है 60, जहां पे हमारा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। बी क्या है, इट इज दैट लेवल जितना हम कम करेंगे तो हमारा एक यूनिट बिकना स्टार्ट होगा। तो प्राइस क्या होगा, समझो अगर हम 2 यूनिट्स बेचना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेल 2 यूनिट्स, तो व्हाट इज द प्राइस दैट एट विच 2 यूनिट्स कैन बी सोल्ड, इट इज नथिंग बट 60 जिस पर एक भी यूनिट्स नहीं बिकेगा, माइनस अगर 5 रुपीज से कम करते हैं तो 1 यूनिट बिकेगा, हमें 2 यूनिट बेचना है तो 5 इंटू 2। ऐसे अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें प्राइस मिलेगा, करेक्ट, इजी सिंपल। 50 माइनस 5 इंटू 2, 50 माइनस 5 इंटू 2। इसको अगर आपको ये जो हमने अल्फाबेट डिनोट किए उसमें अगर लिखना हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस, प्राइस इज नथिंग बट ए माइनस बी क्यू। ये सर कैसे आया, ऊपर यहां पे हमने देखा ए इज नथिंग बट 60 जहां पे हमारा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, माइनस 5 इंटू 2, हमें कितने से प्राइस कम करना पड़ेगा तब जाके हमारा 2 यूनिट्स बिकेगा। 2 इज नथिंग बट यूनिट्स एंड 5 इज नथिंग बट स्लोप, हेंस ए माइनस बी क्यू इज नथिंग बट प्राइस। तो कभी भी आपको एग्जाम में प्राइस ढूंढना है या फिर हमें प्राइस को व्हाट वी कॉल प्राइस हमें फाइंड करना है तो एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, P इज इक्वल टू ए माइनस
बी क्यू, पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। अभी यहां पे हमें क्या ढूंढना है कि सर ऐसा कौन सा प्राइस लेवल है या फिर ऐसा कौन सा सेल्स का लेवल है जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले हम विदाउट फॉर्मूला कैसे ढूंढेंगे ना, वो देख लेते हैं लॉजिकली, और उसके बाद यही लॉजिक को हम फॉर्मूलाज में अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला के साथ कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। फिर विदाउट फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले अगर हमारा सेलिंग प्राइस 60 रुपीज है तो हमारा डिमांड कितना होगा, 0, तो टोटल रेवेन्यू भी 0 होगा, एडिशनल रेवेन्यू भी 0 होगा, एडिशनल कॉस्ट भी 0 होगा, कंट्रीब्यूशन भी 0 होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन भी 0 होगा, यानी एट 60 रुपीज हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम 5 रुपीज से हमारा सेलिंग प्राइस कम करते हैं, इफ वी मेक आवर प्राइस टू 55, तो हमारा एक यूनिट बिकेगा, हेंस टोटल रेवेन्यू विल बी 55 रुपीज, एडिशनल रेवेन्यू पहला ही यूनिट है तो 55 मिलेगा, कॉस्ट हमारा कितना है 30 रुपीज, तो हमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 25, हेंस अवर टोटल कंट्रीब्यूशन विल आल्सो बी 25। समझो अभी मैं और 5 रुपए से अपना सेलिंग प्राइस कम करता हूं, इफ आई सेल द प्रोडक्ट्स एट 50 रुपीज, सो आई विल बी एबल टू सेल 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स अगर मैं सेल करता हूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू विल बी 100, मेरा एडिशनल रेवेन्यू विल बी 45, एक यूनिट बेच के 55 मिल रहा था, 2 यूनिट्स बेच के 100 मिल रहा है, तो एडिशनल रेवेन्यू इज 55, सॉरी एडिशनल रेवेन्यू इज 45, मेरा कॉस्ट कितना है 30, hence still I am earning contribution of 15, total contribution is 40। अगर मैं और 5 रुपए से अपना प्राइस कम करता हूं 45, तो 45 रुपीज पे मैं 3 यूनिट्स बेच पाऊंगा, तो मेरा टोटल रेवेन्यू होगा वो 135 होगा, एडिशनल रेवेन्यू कितना होगा, एडिशनल रेवेन्यू विल बी 35, एडिशनल रेवेन्यू विल बी 35, क्योंकि 2 यूनिट्स बेच रहा था अभी 100 कमा पा रहा था, अभी 3 बेचूंगा 45 पे तो 135 मिलेगा, हेंस एडिशनली आई विल बी एबल टू 135। माय एडिशनल रेवेन्यू इज स्टिल ग्रेटर देन माय एडिशनल कॉस्ट, मेरा कॉस्ट है 30 और मेरा एडिशनल रेवेन्यू है 35, सिंस माय एडिशनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एडिशनल कॉस्ट, अब भी मैं बिजनेस में प्रॉफिट कर रहा हूं, हेंस मुझे कंट्रीब्यूशन कितना 5 रुपए का मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 45, मैं और 5 रुपए से अपना सेलिंग प्राइस कम कर रहा हूं, तो आई विल सेल एट 40, 40 पे मैं कितने यूनिट्स बेच पाऊंगा 4 यूनिट्स अगर मैं बेचता हूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा 160, अगर टोटल रेवेन्यू 160 होता है तो एडिशनल रेवेन्यू कितना होगा, एडिशनल रेवेन्यू विल बी 25, 160 माइनस 135, अभी मेरा एडिशनल रेवेन्यू इज लेस देन माय एडिशनल कॉस्ट, मैं 30 रुपीज का कॉस्ट इनकर करता हूं पर यूनिट, जबकि मेरा एडिशनल रेवेन्यू सिर्फ 25 है, हेंस एट दिस लेवल यू विल स्टार्ट मेकिंग लॉस, एट दिस लेवल यू विल स्टार्ट मेकिंग लॉस, यहां पे आपको नेगेटिव 5 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा, हेंस टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 40, यहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन भी कम होने लगा और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी कम होने लगा, हेंस व्हाट इज द आइडियल लेवल, व्हाट इज द ऑप्टिमम सेल्स लेवल, इट इज नथिंग बट 3 यूनिट्स एट 45 रुपीज, जब तक हमारा एडिशनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एडिशनल कॉस्ट तब तक हम प्रॉफिट कमाएंगे, विच लेवल विल अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी अर्नड एट द लेवल वेयर एवर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। यहां पे हम अगर 3.5 यूनिट्स बेचते ना, ये 35 आ रहा है एडिशनल रेवेन्यू, अगर हम 3.5 यूनिट्स बेचते तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट वुड हैव बीन इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन आधा प्रोडक्ट तो हम बेच नहीं सकते, हेंस यहां पे हमें आंसर आया 3, हेंस 3 इज द ऑप्टिमम सेल्स जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। हेंस अभी हम पढ़ते हैं फॉर्मूला यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट keep the selling price of the product until marginal revenue from selling the every additional product is greater than the additional cost। आप तब तक प्रोडक्ट बेचते रहो जब तक आपका एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम एवरी प्रोडक्ट that you are selling further is greater than your additional cost। the time where your marginal cost is equal to marginal revenue, you must stop selling। when your marginal cost is equal to marginal revenue, तभी आप बेचना बंद कर दो, because that is the level where your production, where your profit is maximum, where your profit is maximum। अभी तक हमने क्या क्या देखा, price is nothing but P, B is nothing but slope, A is nothing but price at which our demand is 0, हमारे एग्जांपल में 60, and Q is nothing but quantity। प्राइस का हमने फॉर्मूला देखा A माइनस बी क्यू, वो कैसा आया वो हमने लॉजिकली समझा। अभी यहां पे ये अगर इक्वेशन हमें सॉल्व करना है टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट कितना है वो चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है वो चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट कितना है वो तो हमें पता है 30 रुपीज, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट विच इज 30 रुपीज। अभी मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है A माइनस 2BQ, A माइनस 2BQ। प्राइस का फॉर्मूला था A माइनस BQ, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है A माइनस 2BQ। सर यहां पे B की जगह हमने 2BQ लिया, उसका लॉजिक क्या है, तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो ये एडिशनल रेवेन्यू वाला कॉलम, तो अगर आप एक यूनिट ज्यादा सेल करते हो, एडिशनल यूनिट अगर आप सेल करते हो, तो आपका जो
एडिशनल रेवेन्यू है वो 2b से कम हो रहा है, 10 रुपीज से कम हो रहा है। हमारा b कितना था 5, 10 डिवाइडेड बाई 2, हमने स्लोप ढूंढा था, b इज 5। अगर आप एक एडिशनल यूनिट सेल करते हो तो आपका जो एडिशनल रेवेन्यू है वो 2b से कम हो रहा है, 10 रुपीज से कम हो रहा है। सिमिलरली और एक अगर यूनिट हम बेचा तो और 10 रुपीज से हमारा एडिशनल रेवेन्यू कम हो रहा है, और एक यूनिट हमने बेचा तो और 10 रुपीज से हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है। हेंस अवर रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग बाय 2b, हमारा एडिशनल रेवेन्यू या फिर मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग बाय 2b व्हेन एवरी यूनिट इज इंक्रीज्ड। इसीलिए यहां पे फॉर्मूला में है a माइनस 2bq। क्या है a माइनस 2bq। अगर आप ये इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा वेयर अवर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। 30 तो है, a का वैल्यू क्या है 60, हमने ऊपर देखा a इज नथिंग बट वेयर 0 यूनिट्स आर सोल्ड। -2, b कितना था हमारे केस में 5, q कितना है हमें पता नहीं है, कितना यूनिट सेल करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे 30। अगर आप ये इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको क्या आंसर आएगा 2 into 5 which is nothing but 10, 10q is equal to 30, q is equal to 30 divided by 10, q is equal to 3. Hence at 3 units your profit will be maximum, at 3 units your profit will be maximum। अगर 3 यूनिट्स बेचने हैं तो 3 यूनिट्स का प्राइस कैसे निकालेंगे, तो प्राइस का फॉर्मूला है a माइनस बी क्यू। a था 60, b है 5, हम कितने यूनिट्स बेचना चाहते हैं 3, तो 60 माइनस 15 which comes to 45। Hence at 45 rupees when we sell 3 units our profit will be maximum। तो एग्जाम में आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल का अगर सम आता है तो आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, सिंपली ये जो फॉर्मुलाज है उसमें आपके नंबर्स डाल देना और आपको आंसर आ जाएगा। और अगर लॉजिकली आपको देखना है तो वो भी हमने देखा कि विदाउट फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग से हम कैसे ये सम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूलाज कैसे आए वो पता चल गया। एक बार हम वापस फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। प्राइस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज, सबसे पहले ए क्या है, ए इज वेयर 0 यूनिट्स आर सोल्ड। बी क्या है, बी इज नथिंग बट चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। फिर ए हो गया, बी हो गया। क्यू क्या है, क्यू इज नथिंग बट क्वांटिटी। फिर प्राइस, पी क्या फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी क्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू या फिर एडिशनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस 2bq, a माइनस 2bq। ये सारे फॉर्मूलाज आप याद कर लेना, हमने लॉजिकली भी समझे। एग्जाम में यहाँ पे अगर आप नंबर्स डाल देते हो तो आपको आंसर करेक्टली मिल जाएगा। एग्जाम में प्राइसिंग डिसीजन के सम्स छोड़ना मत, क्योंकि ये बोनस मार्क्स है। आपको सिर्फ फॉर्मूला में अपने फिगर्स डालने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल देखा कि प्रॉफिट कभी मैक्सिमम होगा व्हेन योर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आपको हमेशा मार्जिनल कॉस्ट एग्जाम में दिया ही होगा इन 99% ऑफ द सम्स। तो मार्जिनल कॉस्ट लिख दो, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, सामने मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला डाल दो a माइनस 2bq और इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है, प्राइसिंग पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस बिकॉज for the long run survival of a business it depends on the firm's ability to increase its sales and maximize its profit। जैसे मैंने कहा, बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म के लिए टिकना हो तो उसे अपना सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा और साथ साथ में उसे अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रॉफिट किस पर डिपेंडेंट है, प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन सेलिंग एंड सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन सेलिंग प्राइस। हेंस जब भी हम बिजनेस में सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो हमें ये 5 फैक्टर्स को ध्यान में रख के सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना चाहिए। सर कौन से 5 फैक्टर्स है, तो लेट्स रीड। सबसे पहला है प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्टिंग इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। जब भी आप प्राइस सेट करते हो तो देखो कि हम जो टेक्नोलॉजी का खर्चा करते हैं वो भी वो प्राइस में इंक्लूडेड है। दूसरा, वर्क टुवर्ड्स बेटर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखे प्राइस डिसाइड करो। तीसरा, अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को ध्यान में रख के भी प्राइस सेट करो। फोर्थ, एंकरेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, उसको यूज करने के बाद जो आपका कॉस्ट आता है वो हिसाब से आप प्राइस डिसाइड करो। एंड फिफ्थ इज प्रमोट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अगर आप कर सको तो वो हिसाब से आप प्राइस रखो ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सपोर्ट भी हो सके जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट हो। तो ये 5 फैक्टर्स आपको याद डिसाइड करके प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करना है। एग्जाम के लिए इतना काम का टॉपिक नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक व्हिच इज प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। अभी कौन से मार्केट स्ट्रक्चर्स है, तो 4 मार्केट स्ट्रक्चर्स है तो हमने देखे। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली, तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फोर्थ इज ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, वहां पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। फिर हमने सारे कंडीशंस देखे थे कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, को कहीं से भी खरीदो, सब जगह सेम है, कंपटीशन नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब। सॉरी, देयर इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन क्योंकि हर बंदा सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेच रहा है। फिर
फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, एंट्री एग्जिट में भी कोई बैरियर नहीं है, तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस कैसे सेट करोगे? परफेक्ट कंपटीशन में द सेलर्स आर नथिंग बट प्राइस टेकर्स। बायर जो प्राइस देगा वही प्राइस पे आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल है। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली में एक ही सप्लायर है जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे थे, उसके पास पावर है, तो ही इज नथिंग बट द प्राइस सेटर। वो जितने में प्रोडक्ट बेचेगा उतने में हमें खरीदना पड़ेगा। What is monopolistic competition? Monopolistic competition is nothing but there are large number of firms who are selling similar products but are not identical products. ये लोग क्या करते हैं? There are a large number of good number of sellers है, ये लोग similar products sell करते हैं but ये exactly identical नहीं है। सर इसका एक एग्जांपल दो हमें, तो इसका एग्जांपल है होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्रीज आप देखो या फिर रिसोर्ट्स, ये सारे क्या है? अ काइंड ऑफ सिमिलर फैसिलिटीज आर गिवन, लेकिन सारे आइडेंटिकल नहीं है। तो ऐसे केस में वो लोग क्या प्राइस सेट कर सकते हैं? ऐसे केस में वो लोग को क्या करना पड़ेगा? दे विल हैव टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बाय इक्वेटिंग देयर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। यानी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमने मॉडल देखा था, वो देख के आप प्राइस रखो। आप ऐसा प्राइस रखो कि आपके पास कस्टमर्स भी आ रहे हैं और आप कंपटीशन को बीट करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना रहे हो। दिस विल हैव अ लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन द एक्सेस प्रॉफिट व्हिच विल टेंड टू डिमिनिश बिकॉज ऑफ प्राइस कंपटीशन विद क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली जब तक कंपटीशन नहीं है तब तक आप हाई प्राइस करके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रॉफिट कमाओ, लेकिन एक बार आपका वो हाई प्राइसिंग कमाने का टाइम थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा, क्योंकि कंपटीटर्स आ जाएंगे। ऐसे जो इंडस्ट्री है यहाँ पे कंपटीटर्स आ सकते हैं फटाफट, तो जैसे जैसे कंपटीशन आ जाएगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट कमाने का चांस कम मिलेगा। हेंस यू मस्ट एंश्योर कि आप जितना प्रॉफिट यहाँ पे जब भी कमा सकते हो तभी आपको कमा लेना चाहिए। हेंस यू मस्ट यूज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फोर्थ इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है? देयर आर फ्यू फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे फर्म्स कम है और ये लोग somewhat आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हेंस दे कैन कंट्रोल द मार्केट। लेकिन एक दूसरे के बीच में यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट्स है, कम प्लेयर्स है, तो यर पीपल आर ट्राइंग टू बीट ईच अदर, पीपल आर ट्राइंग टू गेन मार्केट शेयर ऑफ ईच अदर। ऐसा कहां होता है? ओलिगोपोली मार्केट में। यहाँ पे क्या है? Change in any variable cost, that is production, process, advertising cost by a firm is likely to have an equal reaction on the competitive firm. एक कंपनी अगर यहाँ पे कुछ चेंज करती है तो दूसरा कंपनी तुरंत वो चेंज करेगी। एग्जांपल हमने देखा था, ये सिम कार्ड इंडस्ट्री है या फिर ऑयल इंडस्ट्री है, ये सारे इंडस्ट्रीज कैसे है? देयर आर फ्यू प्लेयर्स जो इसमें खेल रहे हैं, तो एक कंपनी अगर कुछ चेंज लाती है तो तुरंत दूसरी कंपनीज भी इसमें चेंज लाएगी, क्योंकि उन्हें कंपटीटर्स को बीट करके अपना मार्केट शेयर मेंटेन करना है। तो अगर हमें ये जो ओलिगोपोली कंपटीशन है उसके अंदर कोई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी हो तो कौन से प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहला था प्रीडेटरी प्राइसिंग। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग अपना सकते हैं। व्हाट इज प्रीडेटरी प्राइसिंग? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, एक है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, एक है प्रीडेटरी प्राइसिंग। दोनों का मतलब होता है कि यू हैव टू कीप योर सेलिंग प्राइस टू द लोएस्ट, एकदम कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचो, लेकिन ये दोनों के अंदर एक माइन्यूट डिफरेंस है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि आप कम प्राइस में प्रोडक्ट बेचो ताकि आप कंपटीटर्स को बीट करके अपना बिजनेस कर सको। आपको कंपटीटर्स को रखना है, लेकिन कंपटीटर्स को बीट करके अपना बिजनेस करना है। यू वांट टू विन ओवर द कंपटीटर्स, तभी आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग अप्लाई करते हो। और प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है? प्रीडेटरी प्राइसिंग इसकी इतना प्राइस कम कर दो, इतना प्राइस कम कर दो कि कंपटीशन भाग जाए। आपको कंपटीशन को निकालना है, आपको बीट नहीं करना है। यू डोंट वांट टू मैच विद द कंपटीशन और बीट द कंपटीशन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आप प्राइस थोड़ा कंपटीटर से कम रखते हो ताकि यू कैन फाइट विद द कंपटीटर, लेकिन प्रीडेटरी प्राइसिंग में आपको कंपटीटर से फाइट नहीं करना है, आपको कंपटीटर को निकालना ही है कि भाई तू मार्केट में से भाग। इसकी वजह से आप इतना प्राइस कम कर देते हो, इतना प्राइस कम कर देते हो कि कंपटीटर वहां से चले जाए। तो ये डिफरेंस है प्रीडेटरी प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में। सिंस ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री बैरियर ज्यादा नहीं है, लोग तुरंत आ सकते हैं, इसकी वजह से प्रीडेटरी प्राइसिंग यहां पे लोग रखते हैं। नो वन अलाउज टू कम। टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखो नए नए प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं वो लोग टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इट्स अ हेवी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, और ये जो कंपटीशन है एक दूसरे के बीच में, वो लोग इतना कम प्राइस पे बेच रहे हैं लॉसेस करके कि कोई नया प्लेयर आना इज वेरी डिफिकल्ट। हेंस यू कैन अप्लाई प्रीडेटरी प्राइसिंग। दूसरा, you can apply limit pricing strategy। ये क्या है? This will create entry barriers by keeping pricing low। entry barriers create करो ताकि कोई नया आ ही नहीं सके। थर्ड, oligopolist may collude with rivals and raise price together, but this may attract new entrant। ओलिगोपोली में कई बार ये लोग क्या करते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में लोग ने किया था, सबने साथ में मिलकर डिसाइड करके प्राइस इंक्रीज कर दिया। वो लोग ने सोचा कि मार्केट शेयर तो एक दूसरे का हम लेने नहीं वाले, तो हम क्या करते हैं, सब साथ में प्राइस बढ़ा देते हैं तो सब प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ओलिगोपोलिस्ट कई बार ऐसा भी कर सकते हैं। फोर्थ इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। आपका जितना कॉस्ट है उसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके आप
बेचो। तो ओलिगोपोली में आप ये 4 टाइप के प्राइसिंग कर सकते हो। और एक यहाँ पे है नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है? ओलिगोपोली में कंपटीशन सबसे ज्यादा है, फ्यू प्लेयर्स है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, वेरी सिमिलर प्रोडक्ट्स है। तो आप क्या कर सकते हो? नॉन प्राइस कंपटीशन के बेसिस पे खेल सकते हो। व्हाट इज नॉन प्राइस कंपटीशन? इट इज अ फेवर्ड स्ट्रेटेजी फॉर ओलिगोपोलिस्ट बिकॉज प्राइस कंपटीशन कैन लीड टू डिस्ट्रक्टिव प्राइस वॉर्स। अगर प्राइस कंपटीशन करेंगे तो ये कम करेगा, वो कम करेगा, वो कम करेगा, वो कम करेगा, प्रॉफिट कभी कमाओगे। एक दूसरे को देख देख के आप प्राइस ही कम करते रहोगे तो प्रॉफिट कभी कमाओगे। तो आप क्या कर सकते हो? प्राइस वॉर में मत पड़ो, लेकिन यू ट्राई टू इंप्रूव योर क्वालिटी, यू ट्राई टू इंप्रूव योर आफ्टर सेल सर्विस, यू ट्राई टू इंप्रूव एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, लॉयल्टी स्कीम्स एक्सेट्रा। तो ये सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स अगर आप देते हो कस्टमर को तो शायद आप थोड़ा ज्यादा चार्ज करो ना, फिर भी कस्टमर आपका होगा, वो कहीं और जाएगा नहीं। तो ओलिगोपोली में आप प्राइसिंग के इस पर भी खेल सकते हो और नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करके भी आप मार्केट में टिक सकते हो। तो दिस वाज नथिंग बट प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। अभी जो दूसरा टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको प्राइस करना हो, कोई भी प्रोडक्ट को आपको प्राइस डिसाइड करना हो तो कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे हम प्राइस डिसाइड करेंगे? तो देयर आर मेनली 2 प्रिंसिपल्स। एक है प्राइस कस्टमाइजेशन और दूसरा है प्राइस सेंसिटिविटी। इन ऑर्डर टू अराइव एट द राइट प्राइस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन द माइंड। सबसे पहला प्राइस कस्टमाइजेशन ध्यान में रखो और प्राइस सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखो। अभी प्राइस कस्टमाइजेशन यानी हम कौन से बेसिस पे प्राइस डिसाइड करेंगे, कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे प्राइस डिसाइड करेंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर हम हमारा प्राइस कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहां पे 4 फैक्टर्स दिए। प्राइस कस्टमाइजेशन नाम ही है टॉपिक का, तो पीसी और एक सब्जेक्ट है हमारे सीए फाइनल सिलेबस में विच इज डीटी। तो ये 4 फैक्टर्स है पीसीडीटी जिसके बेसिस पे आप प्राइस कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सबसे पहला है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, पी यानी प्रोडक्ट लाइन, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्टफोन है 64 जीबी का तो उसका प्राइस अलग रखो, 32 जीबी वाला है तो उसका प्राइस अलग रखो, फिर 2 जीबी रैम वाला है तो उसका प्राइस अलग रखो, 6 जीबी रैम वाला फोन है तो उसका प्राइस अलग रखो। तो बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट्स यू कैन इंक्रीज डिक्रीज योर प्राइस और यू कैन सेट योर प्राइसेस। दूसरा है बेस्ड ऑन कस्टमर्स पास्ट बिहेवियर। कस्टमर के पास्ट बिहेवियर के बेसिस से आप प्राइस कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इफ यू हैव अ कस्टमर हु इज गुड एट मेकिंग पेमेंट, वो एडवांस पेमेंट दे देता है, पहले ही पेमेंट दे देता है, तो फॉर हिम यू कैन चार्ज अ लेसर प्राइस और यू कैन गिव हिम अ डिस्काउंट। और जो बंदा हमें पेमेंट ही नहीं देता है, क्रेडिट टर्म ज्यादा लेता है, तो उसको आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो प्राइस कस्टमाइजेशन आप सेकंड किसके बेसिस पे कर सकते हो? कस्टमर के पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे। थर्ड क्या था? पीसीडीटी। डी से क्या आता है? डेमोग्राफिक, यानी बेस्ड ऑन डिफरेंट एज ग्रुप या फिर बेस्ड ऑन डिफरेंट सोशल स्टेटस आप प्राइस चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रेलवेज में आप सीनियर सिटीजन को कंसेशन देते हो, बाकी जो हमारे जैसे यूथ से या फिर अडल्ट से उन्हें कंसेशन नहीं मिलता है। सिमिलरली अगर आप देखो तो ऐसे कई सारे बिजनेसेस है जहां पे बेस्ड ऑन अवर एज हमें डिस्काउंट मिलता है। कई बार चाइल्ड के लिए टिकट्स आर एट हाफ प्राइस एक्सेट्रा। तो बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स यू कैन चार्ज अ पर्टिकुलर प्राइस। फोर्थ है बेस्ड ऑन टाइम डिफरेंशियल। बेस्ड ऑन टाइम डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। एग्जांपल अगर आप किसी सब्सक्रिप्शन को 1 मंथ के लिए लेते हो तो प्राइस इज हायर, अगर वो सब्सक्रिप्शन आप 1 ईयर के लिए लेते हो तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाता है। तो बेस्ड ऑन टाइम डिफरेंशियल भी आप प्राइसिंग कर सकते हो। हेंस प्राइस कस्टमाइजेशन कौन से बेसिस पे कर सकते हो? एक तो पी दैट इज प्रोडक्ट लाइन, दूसरा है सी दैट इज कस्टमर्स पास्ट बिहेवियर, थर्ड इज डी दैट इज डेमोग्राफिक्स एंड फोर्थ इज टाइम डिफरेंशियल दैट इज टी। उसके बाद एक टॉपिक है प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी क्या है? इट मेजर्स कस्टमर्स बिहेवियर टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करते हो तो कस्टमर के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएगा? दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी। अगर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करते हो तो कस्टमर के बिहेवियर में उससे क्या चेंज आएगा? दैट इज नथिंग बट प्राइस सेंसिटिविटी। सर एक एग्जांपल दो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज, अभी अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस 90 करते हो तो क्या आपका कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? वो अगर 10 रुपीज के प्राइस डिफरेंस में ही वो कहीं और चला जाता है, दैट मींस वो प्रोडक्ट का प्राइस सेंसिटिविटी एकदम ज्यादा है। या फिर आप सोचो एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन अगर जो उनका लेटेस्ट फोन आया है वो समझो 70,000 का है, दूसरा फोन अगर वो 75,000 का निकालता है तो उसके जो कस्टमर्स है दे आर नॉट दैट प्राइस सेंसिटिविटी, दे आर नॉट दैट प्राइस सेंसिटिव, सॉरी। तो अगर वो 5-10 हजार से प्राइस ज्यादा कर देता है तो उसके कस्टमर्स कहीं और नहीं चले जाएंगे, दैट मींस उनका प्राइस सेंसिटिविटी एकदम लो है। तो प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? अगर आप प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करते हो तो कस्टमर के बिहेवियर में क्या चेंजेस होता है? दैट इज नथिंग बट प्राइस सेंसिटिविटी। थॉमस नागले करके एक बंदा था, he has identified 9 factors that contribute to price sensitivity. 9 factors that contribute to price sensitivity. अगर आप प्राइस चेंज करते हो
और कस्टमर नहीं चला जाता है, दैट मीन्स प्राइस सेंसिटिविटी इज लो। अगर आप थोड़ा भी प्राइस में चेंजेस करते हो और कस्टमर चला जाता है, दैट मीन्स प्राइस सेंसिटिविटी इज हाई। उसने ऐसे 9 कौन से फैक्टर्स बताए जिसके बेसिस पे प्राइस सेंसिटिविटी हम मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है यूनिक वैल्यू इफेक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट एकदम यूनिक है तो आपका प्राइस सेंसिटिविटी लो है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो बंदा आपके पास अब कोई भी प्राइस लो खरीद नहीं वाला है। हेंस सबसे पहला इफेक्ट है यूनिक वैल्यू इफेक्ट। दूसरा है सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट। अगर आपका जो बायर है वो सब्स्टिट्यूट के साथ अवेयर है तो आपका प्राइस सेंसिटिविटी एकदम हाई है। जैसे कोको कोला और पेप्सी, अगर कोको कोला और पेप्सी 1-2 रुपए का भी चेंजेस करता है तो कस्टमर यहां से वहां स्विच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सब्स्टिट्यूट के बारे में पता है। हेंस सेकंड इफेक्ट इज सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट। इफ यू नो अबाउट द सब्स्टिट्यूट, इफ योर बायर नोज अबाउट द सब्स्टिट्यूट, देन योर प्राइस सेंसिटिविटी इज वेरी हाई। तीसरा है डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट। अगर ऐसे 2 प्रोडक्ट्स मार्केट में है जिसका कंपैरिजन करना इज वेरी डिफिकल्ट तो प्राइस सेंसिटिविटी लो है। फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोक, ये दोनों का हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल है इसलिए प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जांपल लो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में, मिरिंडा एंड माजा, अभी एक एरिएटेड है और दूसरा नॉन एरिएटेड है, तो ये दोनों को कंपेयर करना इज एक्चुअली डिफिकल्ट। तो ये दोनों में इतना कुछ रिलेशन नहीं है, इसका प्राइस बढ़ा तो कोई इस पे शिफ्ट नहीं हो जाएगा। हेंस इफ देयर इज अ डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट तो प्राइस सेंसिटिव विल बी लो। Fourth is total expenditure effect. Expenditure on the product represent lower portion of total consumer income. तब हमारा प्राइस सेंसिटिविटी लो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, समझो 5,000, 10,000, 15,000 का मिल रहा है, उसमें से अभी आपको कोई 5,000 का ब्रांडेड क्लॉथ खरीदना हो, ब्रांडेड कपड़े खरीदने हो, तो यू माइट थिंक क्योंकि अभी ये आपके लिए बहुत है, आपके इनकम का ये बहुत मेजर पार्ट है। लेकिन आप एक बार सीए हो जाओगे, फिर आप में से बहुत सारे विल बी अर्निंग इन लैक्स, सो मेनी ऑफ यू विल बी अर्निंग इन क्रोर्स। तभी आप अगर 5,000 का टी शर्ट देखने जाओ तो आपके लिए 5,000 कुछ भी नहीं है। हेंस इफ योर एक्सपेंडिचर कॉस्ट इज अ वेरी लो पोर्शन ऑफ योर टोटल इनकम, तभी आपका प्राइस सेंसिटिविटी लो हो जाता है। फिर एंड बेनिफिट इफेक्ट। एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट इज लो व्हेन कंपेयर्ड टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल क्या है? समझो अभी आप एक टेबल खरीदने जाते हो तो टेबल 10,000 का है, तो वो एक टेबल आपको 10,000 में शायद महंगा लगेगा, लेकिन जब भी आप घर रिनोवेट करवाते हो, घर रिनोवेशन के वक्त जब भी आप 15, 20, 25 लाख का खर्चा करते हो पूरा घर रिनोवेट करने में, तभी आप जाके वो 10,000 का टेबल लो तो आपको वो एकदम सस्ता लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एंड कॉस्ट है, एंड बेनिफिट जो मिल रहा है वो 25 लाख का खर्चा हो रहा है रिनोवेशन में, तो 25 लाख का अगर आप खर्चा कर रहे हो तो ये 10,000 का खर्चा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। हेंस अगर एंड बेनिफिट इफेक्ट है, आपका जो एंड में टोटल कॉस्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, तो ये जो छोटे छोटे कॉस्ट है वो आपको ज्यादा नहीं लिखेंगे, तो तब भी आपका प्राइस सेंसिटिविटी लो होगा। फिर है शेयर्ड कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज शेयर्ड बाय द अनदर पार्टी, तभी हमारा प्राइस सेंसिटिविटी लो होता है। जैसे नेटफ्लिक्स का अगर आप अकेला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट इज कॉस्टली फॉर यू, लेकिन आप 5 जन मिलकर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्राइस सेंसिटिविटी लो हो जाता है। अगर वो एक सब्सक्रिप्शन का खर्चा समझो 500 रुपीज रखता है पर पर्सन और उसमें वो 5 जन को शेयर करने के लिए देता है, तो आपके लिए नेट खर्चा कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अभी वो 500 की जगह 600 भी कर दे तो आपके व्हाट वी कॉल आपके शेयर में तो 100 का सिर्फ 120 होगा, तो 20 रुपीज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू, उसके लिए 100 रुपीज अ वेरी बिग थिंग। तो ऐसा शेयर्ड कॉस्ट बेनिफिट अगर मिल रहा हो तो हमारा प्राइस सेंसिटिविटी विल बी लो। उसके बाद है संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? सॉरी ये शीट मूव हो गया। हाँ, नेक्स्ट इज संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट क्या है? प्रोडक्ट यूज्ड अलोंग विद एसेट्स प्रीवियसली बॉट। अगर आपने एप्पल का फोन ले लिया है और अभी एप्पल ने नया वॉच इंट्रोड्यूस किया, तो अभी अगर आपको वो वॉच चाहिए तो आप वॉच खरीदोगे, क्योंकि अगर आप वॉच नहीं खरीदते हो तो एप्पल के जो एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल रहे थे वॉच में वो सारे नहीं मिलेंगे। आपने इतना महंगा इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो अभी उसके रिलेटेड कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट हो तो वो आप कर सकते हो, तो तभी आपका प्राइस सेंसिटिविटी लो है। इन्वेंट्री इफेक्ट, लास्ट इफेक्ट क्या है? इन्वेंट्री इफेक्ट। इसमें क्या है? प्रोडक्ट कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट है जो इन्वेंट्री में स्टोर नहीं कर सकते, जब भी आपको बनाना हो तभी आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, पेरिशेबल नेचर का है, तो तभी आपका प्राइस सेंसिटिविटी एकदम लो है। क्यों? क्योंकि जितने में मिलेगा उतने में आपको लेना पड़ेगा, आप स्टोर तो कर नहीं सकते, जब भी बनाना है तभी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कुछ फूड आइटम्स है, मिल्क हो गया एक्सेट्रा, ये सारे आपको डेली बेसिस पे चाहिए, 2-3 दिन में बिगड़ जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? वो जब भी चाहिए तभी लेने पड़ेंगे। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारे इन्वेंट्री में हम स्टोर करके नहीं रख सकते, हेंस अवर प्राइस सेंसिटिविटी इज वेरी लो, जितने में मिला उतने में ले लेना। तो ये सारे जो 9 इफेक्ट्स थे वो किसने बनाए? थॉमस नागले ने हमें बताया कि ये 9 इफेक्ट्स है जिसके बेसिस पे प्राइस सेंसिटिविटी डिटरमाइन हो सकता है। एग्जाम में ये 9 इफेक्ट्स एक बार याद करके जाना, लॉजिकल है, मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया, एग्जाम में शायद इस पर क्वेश्चन आ जाता है, यू शुड बी एबल टू राइट इट। नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी एनालिसिस। अभी ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है? सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इन मेकिंग प्राइसिंग डिसीजन
and striking the right balance between the price which is good looking to generate enough sales yet it is also profitable for the firm. यानी ऊपर जो हमने फैक्टर्स देखे जो सेंसिटिविटी डिटरमाइन करते हैं, ये फैक्टर्स का आप ढंग से एनालिसिस करते हो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस. सेंसिटिविटी एनालिसिस करके यू मस्ट स्ट्राइक अ राइट बैलेंस बिटवीन द प्राइस दैट कस्टमर इज विलिंग टू पे एंड प्राइस वेयर यू विल ऑल्सो अर्न प्रॉफिट. अभी कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम सेंसिटिविटी एनालिसिस डिटरमाइन कर सकते हैं? तो कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स है, कुछ इंटरनल पैरामीटर्स है. एक्सटर्नल पैरामीटर्स क्या क्या है? एक तो मार्केट डिमांड के बेसिस पे आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करके प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो. दूसरा चेंज इन मार्केट प्राइस, कंपटीटर्स के प्राइसेस के बेसिस पे आप ये एनालिसिस कर सकते हो. दूसरा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप ये कर सकते हो. इंटरनल पैरामीटर्स कौन से है? आपने इनिशियल लेआउट या फिर इनिशियल आउटले या फिर R&D में बहुत खर्चा किया है तो वो हिसाब से आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो. प्रोडक्शन कॉस्ट, आपके प्रोडक्शन का खर्चा कितना है या फिर मार्केटिंग का खर्चा कितना है, ये सारे कॉस्ट को आप कंसीडर करके फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हो. इंट्रोडक्शन डेट और प्रोडक्ट प्राइस, कभी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो वो टाइमिंग के बेसिस पे भी ये सेंसिटिविटी एनालिसिस हो सकता है. समझो आप रेनी सीजन के टाइम अम्ब्रेलाज लॉन्च करते हो तो ऑब्वियस है कि उसका सेलिंग ज्यादा होगा. अगर आप समर सीजन में अम्ब्रेला लॉन्च करोगे तो उसका सेल नहीं होगा. तो व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट तभी क्या प्राइस रख सकते हो, वो हिसाब से सेंसिटिविटी एनालिसिस करके हमें प्राइस डिटरमाइन करना चाहिए. तो अभी तक हमने कौन से टॉपिक्स देखे? सबसे पहले हमने देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, उसके बाद हमने देखा प्राइसिंग पॉलिसी, उसके बाद हमने देखा प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, फिर हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. कौन से प्रिंसिपल्स थे? एक है प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, प्राइस कस्टमाइजेशन, और दूसरा है प्राइस सेंसिटिविटी. अभी हम देखने वाले हैं प्राइसिंग मेथड्स. कौन से मेथड्स के बेसिस पे हम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं? दिस विल बी फॉर टू, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए भी. तो प्राइसिंग मेथड्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में देयर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, दूसरा है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और तीसरा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग. तो अभी हम एक एक करके ये तीनों मेथड्स देखते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग नाम में ही लिखा है, कॉस्ट के बेसिस पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं. इसमें क्या करना है? एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड फिक्स द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. यहां पे कॉस्ट का मतलब है फुल कॉस्ट. एग्जाम में अगर आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का सम आता है तो और उसमें अगर लिखा है फुल कॉस्ट, तो फुल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग एडमिन एंड S&D एक्सपेंस, दैट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. तो फुल कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग एडमिन एंड S&D एक्सपेंस. इसमें अगर यही पर्टिकुलर सम में अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया है सम में, तो टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग एडमिन एंड S&D एक्सपेंस. अगर टोटल कॉस्ट दिया है तो एक्सक्लूड योर एडमिन एंड S&D एक्सपेंस, सिर्फ पर्टिकुलर ये टॉपिक के लिए, बिकॉज ICAI ऐसा करता है. और फुल कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग एडमिन एंड S&D एक्सपेंस. ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है? पहले पूरा फुल कॉस्ट निकाल दो, उसके पर थोड़ा मार्जिन अटैच कर दो. इट इज सब्जेक्टेड टू 2 लिमिटेशंस. इसमें 2 लिमिटेशंस है. क्या? एक तो आर्बिट्री एलोकेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स. अगर हमारे बिजनेस में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम प्रोडक्ट लेते हैं और वहां पे प्रॉफिट मार्जिन अटैच करके बेचते हैं, तो यहां पे क्या होगा? जो एलोकेशन होगा ओवरहेड का वो पूरा आर्बिट्री हो जाएगा. दूसरा, एस्टिमेशन ऑफ नॉर्मल आउटपुट. सिंस आपको फिक्स्ड कॉस्ट को भी यूनिट वाइज एलोकेट करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट इज एलोकेटेड बेसिस नॉर्मल आउटपुट. आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में देखा होगा इन्वेंटरीज में कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट हैज टू बी एलोकेटेड पर यूनिट बेसिस नॉर्मल आउटपुट, नॉट बेसिस एक्चुअल आउटपुट. ठीक है, तो ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा. तो ये 2 लिमिटेशंस है. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशंस, वेरिएबल कॉस्ट विच इज कंसिडर्ड एज रेलेवेंट कॉस्ट आर यूज्ड फॉर प्राइसिंग बाय एडिंग अ मार्कअप टू इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट. ये जो लिमिटेशंस है उससे फाइट करने के लिए हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि हम जो मार्जिनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, उससे ले लेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे? जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना उसका एक परसेंट निकाल के हम उसे ऐड कर देंगे. सर इसका एग्जांपल दो. एग्जांपल लेते हैं. Sometimes instead of arbitrarily adding a percentage on cost for profit, the firm determines an average markup on cost necessary to produce ROI. हम इन्वेस्टमेंट पे ROI कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 30 लाख इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. अगर ROI इज 10%, हमें ये 30 लाख पे 10% का ROI चाहिए. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 5000. तो हम क्या करेंगे? ये 30 लाख जो फिक्स्ड कॉस्ट है उस पर हमें 10% का ROI चाहिए ना, तो वी विल कैलकुलेट द ROI. कितना आएगा? 3 लाख. और वो 3 लाख को हम 5000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे. हेंस इट कम्स टू 60 रुपीज. हेंस 60 रुपीज इज एडेड टू द वेरिएबल कॉस्ट. इसलिए हमें इसमें नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. हमने जो यूनिट्स बनाए हैं उस पर हमें कितना ROI मिलना चाहिए वो बेसिस पे हम एलोकेट कर देंगे. हेंस 60 रुपीज इज एलोकेटेड टू द वेरिएबल कॉस्ट. तो ऐसे हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग निकालते हैं.
दूसरा मेथड है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब ये कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या है? व्हेन अ कंपनी सेट्स इट्स प्राइस मेनली ऑन कंसिडरेशन ऑफ व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर चेंजिंग इज नथिंग बट कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन को देख के आप प्राइस सेट करते हो इस कंपटीशन प्राइसिंग। कंपटीशन प्राइसिंग के अंदर भी दो टाइप के प्राइसिंग है, वन इज गोइंग रेट प्राइसिंग और दूसरा है सील बिड प्राइसिंग। एक है गोइंग रेट प्राइसिंग और दूसरा है सील बिड प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या है? इट इज ओपन फॉर ऑल, जो कॉम्पिटिटर्स प्राइस रखता है वो हम रख लेते हैं। कॉम्पिटिटर ने जो भी प्राइस रखा वो सिमिलरली हम उसको एनालाइज करके अपना प्राइस रख देते हैं। दिस इज अ ओपन मार्केट, यहाँ पे हम सारे कॉम्पिटिटर्स का डेटा एनालाइज करके फिर प्राइस रखते हैं। दैट इज नथिंग बट गोइंग रेट प्राइसिंग। और सील बिड प्राइसिंग क्या है? सील बिड प्राइसिंग में भी हम कंपिटिटर्स के बेसिस पे ही प्राइस डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली टेंडर्स आए होते हैं और वो टेंडर्स को हम बिड करने के लिए प्राइस देते हैं। दोनों में हम कंपटीशन को देख के प्राइस रखते हैं। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या है? कंपटीशन जो प्राइस रख रहा है वो ही रेट में हम आगे जा रहे हैं। गोइंग रेट प्राइसिंग, कंपटीशन के प्राइस को देख के हम प्राइस सेट करते हैं। सील बिड प्राइसिंग क्या है? सील बिड प्राइसिंग भी कंपटीशन को देखते रखते हैं, लेकिन सिमिलर टू गोइंग रेट प्राइसिंग बट अप्लाइज ओनली व्हेन फर्म कंपीट ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स। जब भी बिडिंग करने बैठते तभी कंपटीटर ने बोला कि ये 5000 करोड़, ये बिड कर रहा है 5500 करोड़, ये बिड कर रहा है 600000 करोड़, तो ये क्या हुआ? सील बिड प्राइसिंग। बिडिंग करने के बेसिस पे जब भी प्राइस रखते हैं तभी हम बोलते हैं सील बिड प्राइसिंग। ये कभी होता है? यूजुअली इट इज इन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या फिर डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हो, या फिर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हो। तो ऐसे जब भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हो जहां पे टेंडर आते हैं और हमें बिडिंग करना होता है, तभी सील बिड प्राइसिंग अप्लाई होता है। अदरवाइज कंपटीशन को देख के प्राइस रखते हो तो गोइंग रेट प्राइसिंग अप्लाई होता है। दो मेथड हमने देखे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए, एक है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, दूसरा है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, तीसरा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तीसरा क्या है? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ये क्या है? It is a method to price a product on basis of customers perception of the value. कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कितना वैल्यू करता है वो बेसिस पे आप प्राइस रखो। मार्केटिंग रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेथड। मार्केटिंग नहीं, सॉरी, ये मार्केट है, आईएनजी कट कर दो। मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेथड, यानी हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस देने के लिए रेडी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू और ऑब्जेक्टिव वैल्यू और ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कैलकुलेट करते वक्त आपको ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। सर ये ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? तो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग टू फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, एंड दूसरा वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। ये दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपका ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू आता है। सर हमें कुछ भी नहीं समझा, एग्जांपल दो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं, हमारे जैसा ही कंपटीशन में प्रोडक्ट वाई बनाता है। हमारा प्रोडक्ट एक्स मार्केट में 100 रुपीज में बिकता है, प्रोडक्ट वाई जो है वो भी मार्केट में समझो 105 रुपीज में बिकते हैं, थोड़ा ज्यादा। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में एक ऐसा फीचर है जो फीचर अगर कोई मार्केट में अलग से डलवाने जाए तो उसे 20 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 20 रुपीज पे करना पड़ेगा। हेंस टोटल इकोनॉमिक वैल्यू या फिर ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू हमारा कितना होगा? एक तो ये कंपटीटर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, उसका प्राइस 105 है, ऊपर से हमारे में एडिशनल फीचर है जो 20 रुपीज का बेनिफिट दे रहा है। हेंस अवर ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू इज 125। हम अगर मार्केट में चाहे तो हमारा प्रोडक्ट 125 में भी बेच सकते हैं, क्योंकि कस्टमर विल बी विलिंग टू पे 125, लेकिन हम 100 में बेच रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा मार्केट शेयर चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। हम कोई ऐसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एडिशनल फीचर दे रहे जिसका कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी इक्वल टू ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। जरूरी नहीं है कि हम ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू पे ही प्रोडक्ट बेचे। क्यों? अगर हमें मार्केट शेयर गेन करना हो तो कम में बेचेंगे, अगर हम मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गए, अभी हमें प्रॉफिट्स कमाने हैं सिर्फ, तो हम ज्यादा में भी बेचेंगे उससे। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अ कस्टमर वांट्स टू बाय अ सिस्टम फॉर अ सिंगल ईयर, आफ्टर विच इट विल बी स्क्रैप्ड with plans to use it for 2500 hours। कस्टमर को 2500 hours के लिए एक सिस्टम यूज करना है। Find the total economic value for system X2 if the cost of system crash to the buyer is 1 lakh। अगर सिस्टम बीच में क्रैश हो जाता है तो बायर को 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। अभी इसका ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करो। हमें एग्जांपल में क्वेश्चन में और क्या दिया है? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर। ये जो सिस्टम एक्स है ना, दिस इज कंपटीटर का सिस्टम। कंपटीटर सिस्टम एक्स मार्केट में मिल रहा है, हम जो बेच रहे हैं वो सिस्टम X2 है। अभी सिस्टम एक्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर इज 5 रुपीज, जब भी हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर इज 7.5 रुपीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश फ्रॉम सिस्टम एक्स इज 10%। मार्केट में जो सिस्टम मिल रहे हैं उसका क्रैश का प्रोबेबिलिटी है 10%, और हमारा जो प्रोबेबिलिटी है क्रैश का वो कितना है?
5%। यानी अगर कस्टमर हमारा मशीन लेता है तो उसे ये जो क्रैश का खर्चा होगा अगर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा 1 लाख इंटू 0.5% विच कम्स टू 500 रुपीज। और अगर वो बाहर से ये लेता है तो उसके लिए ये क्रैश का खर्चा कितना हो सकता है अगर 10% प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करें विच कम्स टू 10,000। यानी हम 9,500 का उसको एडिशनल बेनिफिट दे रहे, हम 9,500 का उसको एडिशनल बेनिफिट दे रहे, तो दिस विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ द प्राइस दैट ही इज चार्जिंग। ही इज चार्जिंग 37,500 टू दिस मशीन। तो हम कितना बेचेंगे, वी कैन चार्ज 37,500 प्लस 9,500। लेकिन कॉस्ट पर आवर उसका सिर्फ 5 रुपीज है, हमारा कॉस्ट पर आवर कितना है 7.5। यानी सिंस ये क्रैश कम हो रहा है जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर इज 7.5 ऑफ आवर्स वर्सेस 5 ऑफ हिज। तो 2.5 जो एडिशनल हम चार्ज कर रहे हैं फॉर 2,500 आवर्स वो कितना आएगा 2,500 आवर्स इंटू 2.5 विच इज 6,250। यानी ये हम एडिशनल कॉस्ट, यानी ये महंगा पड़ रहा है तो ये वो हमें पे नहीं करेगा, तो ये हमें डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज अ नेगेटिव परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। जो 9,500 का बेनिफिट है दैट इज अ पॉजिटिव परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, ये नेगेटिव परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, तो इसे हम डिडक्ट कर देंगे कितना 6,250। हेंस द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट इज 4750। यानी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए 4750 पे करने के लिए रेडी होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में 37,500 का मिल रहा है लेकिन हम उसे 9,500 का बेनिफिट दे रहे हैं और 6,250 का एडिशनल कॉस्ट ले रहे हैं। हेंस 4750 इज द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू क्या है? दिस इज अ वैल्यू दैट कस्टमर अंडरस्टैंड्स द प्रोडक्ट डिलीवर्स टू इट। इट इज अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड टू हैव दैट प्रोडक्ट। परसीव्ड वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू दैट कस्टमर इज विलिंग टू पे। कस्टमर को लग रहा है नहीं मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा है तो मैं उसे इतना पे कर सकता हूं। हमारे एग्जांपल में हमने देखा कि भाई 4750 इज द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, इतना तो वो हमें पे करना चाहिए, लेकिन कस्टमर को लग रहा है नहीं इसके बेनिफिट्स के हिसाब से मुझे 39,000 पे करना चाहिए, तो 39,000 बिकम्स द परसीव्ड वैल्यू। 39,000 बिकम्स द परसीव्ड वैल्यू। अभी ये डायग्राम हम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है 100 रुपी, हम 100 रुपी में एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचते हैं 120 रुपीज में। कितने में? 120 में। तो ये जो डिफरेंस है 20 रुपीज का, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट। अभी इसका ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू है, हमने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को देख के ऊपर से हमारा परफॉर्मेंस डिफरेंशियल कैलकुलेट करके इसका ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू आ रहा है 140 रुपीज। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कितना आ रहा है 140 रुपीज। हेंस ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू इज 140 और परसीव्ड वैल्यू कस्टमर को लग रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट मुझे 130 रुपीज का बेनिफिट दे रहा है, मैं इसमें 130 तक पे कर सकता हूं, तो परसीव्ड वैल्यू इज नथिंग बट 130। तो 100 और 120 का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस इज नथिंग बट प्रॉफिट दैट कंपनी विल अर्न। 120 इज देयर सेलिंग प्राइस और 120 टू 130 का ये जो डिफरेंस है ना, दिस इज नथिंग बट बेनिफिट टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर इसके लिए 130 पे करने के लिए रेडी था लेकिन हम 120 में बेच रहे तो उसको 10 रुपए का बेनिफिट होगा। हेंस any product that you sell between the selling price and the perceived value is benefit to the customer. It is a win-win situation for both. Or any price that you charge between the cost of sales and our selling price is nothing but profit. तो ये perceived value का concept था। इसके बाद दो टाइप के प्राइसिंग है कि अगर हमारे बिजनेस में रिसेशन आता है या फिर मार्केट इंडस्ट्री में रिसेशन आता है तो आप कौन सा प्राइस चार्ज करोगे। तो प्राइसिंग इन द पीरियड ऑफ रिसेशन इज नथिंग बट लेस देन द टोटल कॉस्ट बट अबव मार्जिनल कॉस्ट। यानी हमने रिलेवेंट कॉस्टिंग में देखा था ना कि एडिशनल कॉस्ट कितना खर्चा हो रहा है, स्पेशल ऑर्डर के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आ रहा था वो ही हम चार्ज करेंगे। तो ड्यूरिंग द रिसेशन हम क्या चार्ज करेंगे, लेस देन द टोटल कॉस्ट बट अबव मार्जिनल कॉस्ट। थोड़ा अगर प्रॉफिट मिलता हो ना, हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होता हो तो और थोड़ा एडिशनल व्हाट वी कॉल प्राइस या फिर प्रॉफिट ऐड करके रिसेशन के टाइम बेच दो। हाउएवर price should not be reduced drastically. An order accepted at a reduced price should be for a limited period and not for long period. यानी अगर आप प्राइस ये मार्जिनल कॉस्ट से थोड़े ज्यादा में बेच रहे हो तो लॉन्गर पीरियड के लिए ये मत बेचना ऐसा, वरना कस्टमर वापस जब आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो आपके पास आएगा नहीं। Hence, price reduction should be for a limited period, small period and not for a larger period. इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? अगर रिसेशन के टाइम आप बिजनेस बंद ना करके ऐसे कम प्राइस में प्रोडक्ट्स बेचते हो तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है?
firm can continue to produce and use the service of skilled employees who are well trained and will be difficult to re-employ. अगर आप बिजनेस बंद करते हो तो एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा, फिर जब भी चालू करेंगे तो ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉयज को वापस लेके आना बिकम्स डिफिकल्ट. इससे क्या एडवांटेज मिला कि आप प्रोडक्शन करते रहो तो स्किल्ड एम्प्लॉयज तो आपके वहां पे टिके रहेंगे. दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिटोरिएशन. अगर हमने मशीन बंद कर दिया और वो बिगड़ गया तो उसे वापस चालू करने का खर्चा देना पड़ेगा, उससे अच्छा उसे चलाते रहो. थर्ड, बिजनेस वुड बी रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ इंप्रूव्ड बिजनेस कंडीशन. जब भी रिसेशन खत्म होता है तभी अगर आपका बिजनेस स्टार्टेड है, चल रहा है, तो आप उस पर एडवांटेज गेन कर सकते हो कॉम्पिटिटर से. फोर्थ, दिस अवॉइड्स द कॉम्पिटिशन ऑफ सिक्योरिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म. दूसरे कंपटीटर्स हमारा बिजनेस ना लेके जाए, ये एक एडवांटेज हमें मिल सकता है अगर हम बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो. नेक्स्ट, एक और एक प्राइसिंग का मेथड है, दैट इज प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट. प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट. अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट से कम में बेचना पड़े, ऐसे कौन से केसेस है जब आप मार्जिनल कॉस्ट भी रिकवर नहीं करोगे? द फॉलोइंग मे बी जस्टिफाइबल टू सेल अ प्रोडक्ट बिलो मार्जिनल कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस प्रिवेल. ऐसे कोई कंडीशंस बिजनेस में आते हैं तभी हम मार्जिनल कॉस्ट से कम में बेचेंगे. कौन सा? वेयर मटीरियल्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर. मटीरियल बिगड़ जाने वाले कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो आ रहा है वो लाओ और माल बेच. दूसरा, टू पॉपुलराइज अ न्यू प्रोडक्ट. जियो फ्री में दे रहा था, मार्जिनल कॉस्ट तो छोड़ो, कुछ भी रिकवर नहीं कर रहा था, फ्री में दे रहा था. क्यों? उसे मार्केट शेयर चाहिए था, नया प्रोडक्ट था. नेक्स्ट, where the stock have been accumulated in large quantities and market prices have fallen. मार्केट में प्राइस कम हो गया है और अभी हमारा कैरिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक बढ़ रहा है, वो स्टॉक को स्टोर करने के लिए जो पैसा देना पड़ता है ना, वो ही ज्यादा है, तो आप मार्जिनल कॉस्ट से कम में भी बेचो ताकि आपका स्टोरेज कॉस्ट बचा रहे. नेक्स्ट, where such reduction enables the firm to boost the sales of other products. अगर आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सस्ते में बेच रहे हो ताकि दूसरा प्रोडक्ट का सेल वो ले ले, क्रॉस सेलिंग आप कर रहे हो जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो फिर ये प्रोडक्ट आप बिलो मार्जिनल कॉस्ट में बेचो तो भी चलेगा. तो ये सारे हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कौन से प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हम अप्लाई कर सकते हैं वो हमने देखा. नाउ स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या है? हमें मार्केट का कोई डेटा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, कोई लेगा या नहीं लेगा. तो नए प्रोडक्ट का प्राइसिंग हमें कैसे करना चाहिए? तो उसके लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइसिंग. एक है स्किमिंग प्राइसिंग और दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग. एक है स्किमिंग प्राइसिंग और दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग. लेकिन उसके पहले मार्केट में जब भी नया प्रोडक्ट आता है तो नए प्रोडक्ट कौन से टाइप्स के आ सकते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स व्हिच कैन कम इनटू द मार्केट. सबसे पहला है रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट. रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या है? ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में कभी बना ही नहीं है. इट इज एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, ऐसा मार्केट में कभी है ही नहीं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने एक ऐसा मशीन बनाया कि आप एक साइड से ब्रेड डालो और दूसरी साइड से पैसे निकल रहे, तो ऐसा मशीन मार्केट में है ही नहीं. तो दिस इज अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट, इट इज एन इनोवेटिव प्रोडक्ट. यहां पे यू कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस. आप जो प्राइस बोलो ना वो कस्टमर देने के लिए रेडी है. क्यों? क्योंकि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है, रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है. सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो मार्केट में आ सकते हैं वो क्या है? इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या है कि ऐसे टाइप का प्रोडक्ट है मार्केट में, लेकिन आप इसमें क्या करते हो? थोड़े एडिशनल फीचर्स ऐड करते हो ताकि ये इवोल्यूशनरी हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर आपने मशीन बनाया, एक साइड से आप ब्रेड डालो, दूसरी साइड से टोस्ट होके आ रहा है, ये तो मशीन है. लेकिन आपने एक ऐसा मशीन बनाया कि आप एक साइड से ब्रेड डालो तो दूसरी साइड से वो टोस्ट होके भी आएगा, उसके साइड्स भी कट होके आएंगे और बीच में से भी आपको प्रॉपर ट्रायंगल शेप का सैंडविच कटिंग मिल जाएगा. तो दिस इज एन इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. तो इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में आप क्या कर सकते हो? आप प्रीमियम प्राइस तो चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो अगर इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है तो. और तीसरा है मीटू प्रोडक्ट. मीटू प्रोडक्ट क्या है? जैसा मार्केट में कंपटीटर ने बनाया वैसा एज इट इज प्रोडक्ट आपने भी बना के बेचने लगे. अगर आप ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन था, किसी और ने भी मोबाइल फोन बना लिया, तो ऐसे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, या फिर आइसक्रीम था, आपने भी आइसक्रीम शॉप खोल लिया, तो ऐसे मीटू प्रोडक्ट जब आप बनाते हो, दैट टाइम यू आर द प्राइस टेकर. तभी जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्राइस चल रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वही प्राइस आप चार्ज कर सकते हो. आप कोई प्रीमियम प्राइस एक्स्ट्रा लगा नहीं सकते. तो मार्केट में जब नया प्रोडक्ट आता है तो वो 3 टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है. आइदर इट कैन बी अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट, और इट कैन बी अ इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, और इट कैन बी अ मीटू प्रोडक्ट. मैक्सिमम प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च होते हैं दोज आर इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. कई बार ऐसा कोई अच्छा बंदा, आप में से कोई स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे जो रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो तभी यू कैन चार्ज अ प्रीमियम प्राइस. While preparing to enter the market with a new product, the management must decide whether to adopt. Technical error के लिए हमें खेद है. Let's continue. Management must decide whether to adopt skimming pricing or penetration pricing. हमें
जब भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हमारे पास दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, एक है स्किमिंग प्राइसिंग, दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। एक है स्किमिंग प्राइसिंग, दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सर ये क्या है? हमने चैप्टर 1 में देखा था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन अप्लाई कॉस्ट लीडरशिप और यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और अगर ये दो स्ट्रेटेजीज को आपको फोकस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, फोकस सेगमेंट में अप्लाई करना है, फोकस एरिया में अप्लाई करना है, तो इट बिकम्स अ फोकस स्ट्रेटेजी। तो ये कॉस्ट लीडरशिप क्या है? सस्ता बेचो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? अच्छा प्रोडक्ट बेचो। तो वो दो प्रोडक्ट्स में जब भी प्राइसिंग अप्लाई करना हो तो कौन से प्राइस अप्लाई कर सकते हो? अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर रहे हो तो यू कैन यूज स्किमिंग प्राइसिंग, और अगर आप कॉस्ट लीडरशिप अप्लाई करते हो तो यू विल हैव टू यूज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये स्किमिंग प्राइसिंग क्या है? इट इज अ पॉलिसी ऑफ हाई प्राइस ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट्स एग्जिस्टेंस, then it can be synchronized with the high promotional expenditure and in the later years price can be gradually reduced. बेस्ट एग्जांपल क्या है? एप्पल फ्रूट नहीं, एप्पल मोबाइल फोन, एप्पल कंपनी क्या करता है? स्किमिंग प्राइसिंग यूज करता है। उसके इनिशियली जब भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तभी दे आर वेरी कॉस्टली, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000 तक के वो प्रोडक्ट्स बेचता है। इसमें एडवांटेज क्या मिलता है कि उसने जो एडिशनल कॉस्ट इनकर किया है, उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो सारा रिकवर हो जाता है। वो मार्केट का जो क्रीम है वो स्किम कर लेता है, जो प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर्स है जो प्राइस को, वो सारे ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। और बाद में एक बार उसका नया प्रोडक्ट आता है तो वो स्किमिंग प्राइसिंग उसमें अप्लाई करता है और ग्रेजुअली ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम कर देता है। स्किमिंग प्राइसिंग हम कभी अप्लाई कर सकते हैं तो व्हेन द डिमांड इज लाइकली टू बी इनइलास्टिक। हमारा डिमांड इनइलास्टिक नहीं है, प्राइस बहुत बढ़ाया तो भी जो एप्पल के लॉयल कस्टमर्स है वो तो एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे ही। दूसरा, द चेंज ऑफ हाई प्राइस इन द इनिशियल पीरियड सर्व्स टू skim the cream of the market that are relatively insensitive to price। ऐसे कंज्यूमर्स है जो प्राइस से इंसेंसिटिव नहीं है, उन्हें प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, वो बिंदास खर्चा करते, ऐसे कस्टमर्स के लिए स्किमिंग प्राइसिंग इज गुड। ऐसी कंपनीज अगर स्किमिंग प्राइसिंग यूज करती है और उसके ऐसे कस्टमर्स है तो वो ज्यादा पैसे कमा पाएगी। The demand for the product is not known and the price covers the initial cost of production। आपको लग रहा है मेरा initial cost of production ज्यादा है और मार्केट में कैसा चलेगा पता नहीं है, तो अगर आप स्किमिंग प्राइसिंग रखते हो तो पर यूनिट आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फटाफट रिकवर हो जाएगा। फोर्थ, हाई इनिशियल कैपिटल आउटले नीडेड फॉर मैन्युफैक्चर रिजल्ट्स इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा तो एंट्री बैरियर जो है वो ज्यादा होगा, नए कंज्यूमर्स ये इंडस्ट्री में ज्यादा आ नहीं पाएंगे। दूसरा प्राइसिंग कौन सा है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है? एकदम सस्ता बेचो, मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए एकदम सस्ता बेचो, जितना हो सके उतना प्राइस कम करके आप मार्केट में बेचो। पेनिट्रेशन प्राइसिंग कभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इलास्टिक टू प्राइस। प्राइस अगर चेंज किया तो डिमांड ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, थोड़ा भी कम में बेचा तो कस्टमर हमसे खरीदेगा नहीं, ऐसे केसेस में पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज करो। दूसरा, देयर आर सब्सटेंशियल सेविंग्स ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम बहुत ज्यादा है और आपको लग रहा है कि मैं सस्ता बेच के ज्यादा प्रोडक्ट बेचूंगा तो मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग अप्लाई कर सकते हो। या फिर when there is a threat of competition, आपको अगर लग रहा है कि कंपटीशन इतना है कि अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो ऐसे केसेस में आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग अप्लाई कर सकते हो। तो नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करते हो तो कौन से दो टाइप के प्राइसिंग है? एक है स्किमिंग प्राइसिंग और दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। उसके बाद हम देखते हैं प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हमने देखे थे 4 स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में हम क्या कर सकते हैं? आइदर यू कैन अप्लाई स्किमिंग प्राइसिंग विद हाई प्राइसेस बट लो प्रॉफिट मार्जिन ड्यू टू हाई फिक्स्ड कॉस्ट। इनिशियली आपका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगा तो रिकवर करने के लिए आप स्किमिंग प्राइसिंग रखो, हाई प्राइसेस पे बेचो तो आपका कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाएगा। या फिर आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग अप्लाई करो सो दैट यू कैन गेन द मार्केट शेयर एंड देन लेटर व्हेन जब भी आपका प्रोडक्ट मार्केट स्केल एकदम बढ़ जाएगा, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, तभी आप जो कॉस्ट है वो रिकवर कर लो। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, मैंने जैसे आपको कहा, इधर स्किमिंग और पेनिट्रेशन। अभी ग्रोथ स्टेज है, जब भी हमारा प्रोडक्ट लोगों को पता चलने लगा है, अभी हमारा सेल्स एकदम ज्यादा है, तभी हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस द प्राइस टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट फर्दर। हम जो पर्टिकुलर प्राइस पे बेच रहे थे उससे थोड़ा प्राइस कम कर दो तो ज्यादा कस्टमर्स हमसे प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे, तो हमारा ग्रोथ और ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में हमारा मेन फोकस है टू एक्वायर द मार्केट शेयर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। यहां पे हम प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं, उसका एक रीजन क्या है? हमारा जो कॉस्ट है वो सारे कम होने लगेंगे, हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कम होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कम होगा, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड भी कम होगा। सर कैसे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कम हो गया क्योंकि सेल ज्यादा है तो हम बल्क परचेस करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कम होगा क्योंकि लेबर को लर्निंग कब आ गया है तो वो प्रोडक्ट्स फटाफट बनाएगा। कॉस्ट हमारे जो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड वो कम आ गए, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं तो ये कॉस्ट
ज्यादा यूनिट्स पे स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो इसकी वजह से वी हैव एन ऑप्शन कि हम प्राइस थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो ग्रोथ स्टेज में हमें थोड़ा प्राइस कम करना चाहिए। मैच्योरिटी स्टेज में क्या करेंगे? मैच्योरिटी स्टेज इज स्टेज वेयर आवर सेल्स इज एट पीक, हाईएस्ट सेल्स हम कर रहे हैं, तो तभी क्या करो, यू कैन मैच द प्राइस विद योर कंपटीटर्स सो दैट यू कैन सेल द प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स एंड यू कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। या फिर आप क्या कर सकते हो, प्राइस ज्यादा चेंज मत करो लेकिन ओकेशनल ऑफर्स दे दो टू टेम्प्ट द कंज्यूमर। आपको लग रहा है कि अभी कस्टमर मेरे प्रोडक्ट अभी थोड़ा नहीं कर रहा है, बिजनेस ठंडा है, तो ओकेशनल ऑफर डाल दो, कोई डिस्काउंट्स दे दो जिसकी वजह से वापस वो कस्टमर आपके वहां आ जाएगा, आपका सेल्स वापस बढ़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, रिटेन द हायर प्राइस इन सम मार्केट सेगमेंट। कोई पर्टिकुलर ऐसे मार्केट सेगमेंट से या फिर प्रोडक्ट सेगमेंट से जहां पे आपको लग रहा है कि प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है, मैं कितने पे भी बेचूं ना कस्टमर मेरे से खरीदेगा, तो फिर उसमें प्राइस मेंटेन रखो, उसमें कुछ मत करो। यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट लेबर मटेरियल ओवरहेड कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें अभी और कोई चेंजेस हो नहीं सकता। मटेरियल अभी और सस्ता तो मिलेगा नहीं। लेबर्स इसमें क्या कर सकते हो, आपके जो स्किल्ड लेबर्स है उसको अभी यहां से धीरे धीरे हटा के आप दूसरे नए प्रोडक्ट्स में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी इसका डिक्लाइन स्टेज है, ये प्रोडक्ट मार्केट में से चला जाएगा। डिक्लाइन स्टेज में आप क्या कर सकते हो, डिक्लाइन स्टेज में आइदर यू कैन कट द प्राइस इफ द प्रोडक्ट इज नॉट रीपोजिशनिंग, यानी अगर ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है मार्केट में तो प्राइस कम करके निकाल दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सम इंक्रीज इन प्राइस में ऑकर इन अ लेट डिक्लाइन स्टेज। एंड में जब भी आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एकदम कम है, मिल ही नहीं रहा है, आपके पास सिर्फ थोड़े यूनिट्स पड़े हैं, तो क्या करो, प्राइस बढ़ा के रख दो। आपके पास तो लास्ट थोड़े बहुत यूनिट्स पड़े, प्राइस बढ़ा के रख दो, जिसको चाहिए वो लेके जाएगा। आपके पास तो ऐसे भी डिक्लाइन स्टेज में है, वो प्रोडक्ट से आपको अभी ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो दिस कैन बी द टू ऑप्शंस दैट यू कैन डन, या दैट कैन बी डन इन दी डिक्लाइन स्टेज। तो प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में हम कैसे प्राइसिंग करेंगे वो हमने यहाँ पे देखा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी। जो हम ये ऊपर सारे मेथड्स अप्लाई करके प्राइस सेट करेंगे, वो प्राइस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं, कौन से एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो 5 टाइप के एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, एकदम सिंपल। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो, होलसेलर को दे रहे हो, तो आपको प्राइस में बल्क में वो खरीदेगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो एक एडजस्टमेंट होगा आपके प्राइस में। दूसरा है क्वांटिटी डिस्काउंट। अगर कोई बंदा लार्ज क्वांटिटीज में हमसे परचेस कर रहा है तो उसके हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो क्वांटिटी डिस्काउंट का भी एडजस्टमेंट होगा हमारे प्राइस में। थर्ड इज कैश डिस्काउंट। कोई बंदा बोल रहा है कि मैं तुझे एडवांस पेमेंट देता हूं, या फिर पहले पेमेंट करता हूं, या फिर टाइम पे पेमेंट करता हूं, क्रेडिट नहीं चाहिए मेरे को, बट यू गिव मी द डिस्काउंट, तो वो कैश डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, तो हमारे प्राइस में ये भी एडजस्टमेंट होगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें ध्यान रख के प्राइस सेट करना है। फोर्थ इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर पर्टिकुलर एरिया में एक टाइप का प्राइस चार्ज करो, दूसरे एरिया में दूसरे टाइप का प्राइस चार्ज करो। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री, इकोनॉमी क्लास के लिए वो अलग प्राइस चार्ज करता है, बिजनेस क्लास के लिए वो अलग प्राइस चार्ज करता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, फॉर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स यू कैन डू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या फिर ज्योग्राफिक प्राइसिंग, इसमें आप क्या कर सकते हो ज्योग्राफिक प्राइसिंग में, इसका एक एग्जांपल है फ्रेट। फ्रेट समझो क्या होता है, कई बार बायर फ्रेट पे करता है, कई बार वो सेलर फ्रेट पे करता है कि तेरे माल आ जाएगा तो तू फ्रेट पे करना। तो ऐसे जो प्राइसेस है ये सारे ज्योग्राफिक लोकेशंस के बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि कितना किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग है, वो हिसाब से डिसाइड होगा। या फिर दूसरा ज्योग्राफिक प्राइसिंग का एग्जांपल क्या है, इंडिया के लिए आपका प्राइस अलग है, इंपोर्ट करते हो सॉरी आप एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर की कंट्रीज के लिए आपका प्राइस अलग है, तो वो हिसाब से आपको प्राइसेस एडजस्ट करने हैं। तो ये सारे प्राइसिंग एडजस्टमेंट पॉलिसीज आप याद रखना और वो हिसाब से आपके बिजनेस में आप प्राइस सेट करना। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बिकॉज ये वेरी इजी टॉपिक है। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्राइसिंग डिसीजन। जब भी आपको प्राइसिंग डिसीजन लेना हो तो क्या अप्रोच होना चाहिए, वेरी बेसिक, वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल, एग्जाम के लिए काम का नहीं है। लेट्स रीड। कंपनी एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो एस्टैब्लिश करो। देन सेट द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। प्राइस आपको कैसे सेट करना है उसका पॉलिसी डिसाइड करो। फिर क्या करो, फिर मार्केट को असेस करो, मार्केट को असेस करो, फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर को असेस करो कि भाई कितना कॉस्ट होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर कस्टमर की डिमांड को असेस करो कि भाई कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, फिर कंपटीशन को असेस करो कि भाई कंपटीटर्स ये प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं। उसके बाद एक प्राइसिंग मेथड सिलेक्ट करो और फिर आपका जो प्राइस है वो सेट करो। तो दिस इज हाउ यू कैन सेट द प्राइस। सिंपल वर्ड्स में कंपनी का ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करो, प्राइसिंग पॉलिसी एस्टैब्लिश करो, मार्केट को असेस करो, कॉस्ट को असेस करो, कंपटीटर्स को असेस करो, डिमांड को असेस करो, उसके बाद एक मेथड सिलेक्ट करो और वो मेथड को यूज करके प्राइस अपना सेट कर दो। लास्ट टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। इसमें कौन से इश्यू आ सकते हैं, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो प्राइसिंग सेट करते वक्त कौन से इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहला, ईच सर्विस ट्रांजैक्शन इज लाइकली टू हैव अ डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर। आप किसी का रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे, आपके कंसल्टेंसी के बेसिस पे, आपके टाइम के बेसिस पे आप चार्ज करते हो।
तो सर्विस इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर प्राइस सेट करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। दूसरा, अकोमोडेशन ऑफ इनटेंजिबल कॉस्ट दैट अ कस्टमर मे हैव टू बेयर विथ। जो इनटेंजिबल कॉस्ट होगा, उसका जो टाइम गया, उसके गुडविल का कॉस्ट आया, वो कितना चार्ज करेगा। कोई बिग फोर में आप जाते हो तो वो सेम काम कर रहा है लेकिन वो चार्ज ज्यादा कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो इनटेंजिबल कॉस्ट को भी कंसिडर कर रहा है। तो ये इनटेंजिबल कॉस्ट को मेजर करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। दूसरा, प्राइसिंग में भी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इंडिया में एज सच गवर्नमेंट इतना कुछ रेगुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका और वहां सब पे रेगुलेटेड है कि भाई मेडिकल में इतना ही खर्चा होना चाहिए, यू कैन नॉट चार्ज मोर देन दिस। एजुकेशन में इतना ही खर्चा होना चाहिए, यू कैन नॉट चार्ज मोर देन दिस। तो जब भी गवर्नमेंट ऐसे रेगुलेशंस लाती है, फॉरेन कंट्री में तो गवर्नमेंट ही कई बार ये कॉस्ट बेयर कर लेती है, लेकिन इन केस गवर्नमेंट ऐसे बैरियर्स ले आएगी या फिर कैप कर देगी कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर आपके प्राइसिंग सेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। लास्ट, प्राइसिंग में भी डिटरमाइंड बाय कलेक्टिव ग्रुप्स लाइक ट्रेड एसोसिएशन इन सर्टेन स्पेसिफिक सेक्टर्स। ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहां पे जो पूरा एसोसिएशन है वो बिजनेस का, वो ही प्राइस डिसाइड करता है, और वो सारे पीपल, सारे इंडस्ट्री में जो बंदे काम करते हैं वो वही प्राइस को फॉलो करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको खुद से अगर कोई प्राइस सेट करना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लास्ट है यहाँ पे, अगर ये चैप्टर में वो लोग ने लर्निंग कर्व के सम्स दिए। व्हाट इज लर्निंग कर्व? लर्निंग कर्व इज नथिंग बट एक एम्प्लॉय जब भी काम करता है तो थोड़ी यूनिट्स बनने के बाद उसका एक लर्निंग कर्व आ जाता है, तो उसके जो रिलेटेड सम्स है वो हम सॉल्व करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला y इज इक्वल टू a रेक्स टू b, y इज इक्वल टू a इंटू x रेक्स टू b। अभी ये जो फॉर्मूला है उसका लॉजिक क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में डिस्कस किया है, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वीडियो देखना, वहां पे आपको इसका पूरा इन डेप्थ एनालिसिस विथ लॉजिक मिलेगा, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 प्राइसिंग डिसीजन वो खत्म होता है। एक बार हम पूरा चैप्टर वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल में हमने क्या देखा कि प्राइस का फॉर्मूला इज a माइनस बी क्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला इज a माइनस टू बी क्यू। व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, व्हेन योर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आपको ये दोनों को इक्वेट करके एग्जाम में सम सॉल्व करना है। फिर हमने प्राइसिंग पॉलिसीज देखा, ये 5 फैक्टर्स को याद रख के पॉलिसी डिसाइड करो, एग्जाम के लिए काम का नहीं है। फिर हमने डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में कैसे प्राइसिंग करेंगे वो हमने देखा। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग देखा कि प्रोडक्ट का प्राइस करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने चाहिए। उसमें 2 थे, एक था प्राइस कस्टमाइजेशन, दूसरा था प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस कस्टमाइजेशन में PCDT, प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे, कस्टमर के पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे, डेमोग्राफिक के बेसिस पे और टाइम डिफरेंशियल के बेसिस पे आप प्राइस कस्टमाइजेशन कर सकते हो। प्राइस सेंसिटिविटी में हमने 9 फैक्टर्स देखे जो प्राइस सेंसिटिविटी को एनालाइज करते कि भाई कस्टमर का प्राइस लो है या कस्टमर का प्राइस सेंसिटिविटी लोअर है या हायर है। उसके बाद हमने देखा सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसके बाद हमने देखा प्राइसिंग मेथड्स। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए 3 टाइप के मेथड्स है, एक है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, दूसरा है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, उसके अंदर हमने देखा गोइंग रेट प्राइसिंग और सील बिड प्राइसिंग, एंड देन इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जिसके अंदर है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू और परसिव्ड वैल्यू। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? इट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस द वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए हम ऐसे प्राइसिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमने 2 और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज देखे फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक है प्राइसिंग ड्यूरिंग रिसेशन, तभी हम कितने में बेचेंगे, प्राइस विच इज अबव मार्जिनल कॉस्ट बट बिलो टोटल कॉस्ट, और प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट के नीचे बेचना है तो कौन से केसेस में आप बेच सकते हो। फिर नया प्रोडक्ट है, अगर उसको प्राइसिंग करना हो तो उसके लिए 2 टाइप के प्राइसिंग है, एक है स्कीमिंग प्राइसिंग और दूसरा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। लेकिन नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कौन से टाइप का प्रोडक्ट आएगा? आइदर इट कैन बी अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट और इट कैन बी अ इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट और इट कैन बी अ मी टू प्रोडक्ट। उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये 4 स्टेज में हम कैसे प्राइसिंग करेंगे। फिर हमने प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसीज देखे और लास्ट में 2 छोटे छोटे टॉपिक्स थे कि भाई प्राइसिंग डिसीजन लेने के लिए क्या अप्रोच है और सर्विस इंडस्ट्री में अगर प्राइसिंग करना हो तो क्या इश्यू आ सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। आई होप आपको ये प्राइसिंग डिसीजन का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझा है। अभी अगर आपको ये अच्छे से समझा है तो आपको अच्छे से ढंग से पढ़ाई करनी है। सिंस यहां पे हमने प्राइस की बात की है तो आई विल से कि जब भी आप अभी सीए कर रहे हो तो आपके सीए बनने में बहुत सारे लोगों ने प्राइस पे किया है। सबसे बड़ा प्राइस अगर किसी ने पे किया है तो वो है आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। वेन एवर यू आर स्टडिंग योर मॉम इंश्योर्स कि आपको टाइमली अच्छा खाना मिले, टाइमली पानी मिले। आप अगर रात को जागते हो तो शील भी अवेक कि भाई तू जाग के पढ़ रहा है ना। आप सुबह उठ रहे हो तो आपको वो जल्दी उठा देते हैं, आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। आपके डैड आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए, अच्छा रूम चाहिए, टेबल चेयर चाहिए, जो भी बुक्स चाहिए उसके लिए खर्चा करते हैं। तो सो योर पेरेंट्स आर पेइंग अ प्राइस
so that you can become a chartered accountant. आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते हैं, so they are paying a price. आपके जो टीचर्स है, आपके जो मेंटर्स है, वो सारे भी आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको टाइमली मोटिवेट करते हैं, so they are also paying a price so that you can become a chartered accountant and you can be successful in your life. तो अभी वो सब तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका काम करना है. नाउ यू हैव टू पे अ प्राइस टू बिकम अ सीएन, दैट इज गिविंग योर 100%. तो आज अगर आप अपने आप को प्रॉमिस करते हो कि आई विल गिव माई 100%, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना कि आई विल गिव माई 100%, आई विल पे द एग्जैक्ट प्राइस दैट आई हैव टू पे टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और वो प्राइस क्या है? 100% डेडिकेशन. तो 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, तो जरूर आप एक दिन सीए बनोगे और आपके पेरेंट्स को आप प्राउड करोगे. ठीक है, सो कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रह के पढ़ाई करना, और सबसे जरूरी है पढ़ाई करते रहना. ठीक है, तो आज कमेंट करके जाना कि आई विल गिव माई 100% एंड गिव योर 100% सो दैट यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग. बाय बाय.